सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत। ये मैराथन 06 की टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, जिसमें आपका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत है। हम आपको इस टेस्ट सीरीज की ओर लिए चलते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा का एल्ब्यूमिन प्रोटीन उत्तरदायी होता है। रक्त की जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर होती है, रक्त की जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर है, रक्त की संरचनात्मक रूप से 4 प्रोटीन्स होती। संरचनात्मक 4 प्रोटीन होती। प्रोटीन एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन रक्त के अंदर जो है 4 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम रक्त प्लाज्मा की बात करें, रक्त प्लाज्मा के अंदर जो है आपका 92% पानी होता है और 8% जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये होते हैं। जिसके अंदर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और जो है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन्स पाए जाते हैं रक्त के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, रक्त प्लाज्मा का एल्ब्यूमिन प्रोटीन उत्तरदायी होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अगर बात करें, एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने का काम प्लेटलेट्स करती हैं। उसके बाद में रक्त की दर में वृद्धि करना, ये भी नहीं है आपका जो है एल्बुमिन प्रोटीन वृद्धि नहीं करता है। नेक्स्ट है परासरणी संतुलन का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। रक्त के अंदर जो है परासरणी संतुलन का काम जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अणुओं के साथ में जुड़कर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारी एल्वियोलाई से रक्त के माध्यम से सेल्स तक पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 को पुनः की एल्वियोलाई में लाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा का
स्पीकर तो भी आवाज। हेलो 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 हेलो। नेट हो गया बात। हेलो। हाँ तो ही में। हेलो 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 हेलो। CCI के मैराथन 06 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। टेस्ट सीरीज 9002 में स्वागत है। आपका पहला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा का एल्ब्यूमिन प्रोटीन स्पेस उत्तरदायी होता है। रक्त के अंदर प्लाज्मा में 92% जल होता है और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। 4 प्रकार के मेनली प्रोटीन्स होते हैं जो आपके रक्त की संरचनात्मक प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त प्लाज्मा का एल्बुमिन प्रोटीन उत्तरदायी होता है। पहला है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना ये काम प्लेटलेट्स करती है। दूसरा, रक्त की दर में वृद्धि करना, ये भी नहीं, रक्त की दर में वृद्धि नहीं होती। परासरणी संतुलन करना, ऑस्मोसिस बैलेंस करने का काम जो है आपका एल्बुमिन प्रोटीन करता है। और फोर्थ है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को फेफड़ों की एल्वियोलाई से रक्त के माध्यम से सेल्स तक ले जाता है, कोशिका तक ले जाता है। कोशिका के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पर ग्लूकोज का अपघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वहां से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों की एल्वियोलाई यानी वायु कूपिकाओं तक लाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरणी संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी रक्त कोशिका जो आपके रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरी है न्यूट्रोफिल्स। तीसरी है ल्यूकोसाइट्स और फोर्थ है थ्रोम्बोसाइट्स। अब अगर जो है रक्त के अंदर जो है बात करें तो रक्त के अंदर जो है रुधिराणु यानी कि 3 प्रकार की सेल्स होती। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जिन्हें कहा जाता है रेड ब्लड कॉर्पस आरबीसी। सेकंड इज ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। और तीसरी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं बिंबाणु या फिर आपका थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब मेनली देख लीजिए, आरबीसी ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ल्यूकोसाइट्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोल रहे हैं, इसका मेनली कार्य एंटीबॉडी का निर्माण करना है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है।
और जो प्लेटलेट्स हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये जो है रक्त का क्लॉट बनाती है, रक्त का स्कंदन करती है, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। तो इस प्रकार से पूछा गया है कौन सी रक्त सेल्स जो रक्त का थक्का जमाने के काम आती है। आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट जो है नहीं है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। न्यूट्रोफिल्स, ये सेल्स आपकी डब्ल्यूबीसी प्रकार की सेल्स हैं। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी ही है, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और राइट आंसर हो जाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स ये क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। रुधिराणु या रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। मेनली अगर कार्य देखा जाए तो एरिथ्रोसाइट ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ल्यूकोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है जिससे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है, और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे, रक्त प्लाज्मा के अंदर टोटल 4 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिर आपका जो है फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पूछा गया है ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन क्या करती हैं, रक्षा तंत्र का कार्य करती हैं। रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, आपकी थ्रोम्बोसाइट जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट, रक्त का थक्का जमाने का काम थ्रोम्बोसाइट करती है, और ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और प्रासरणीय संतुलन यानी रक्त के अंदर जो प्रासरणीय संतुलन का कार्य है ये एल्ब्यूमिन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र का कार्य जो है कौन सी प्लाज्मा करती है, ग्लोब्यूलिन। रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन जो है जिम्मेदार होता है रक्षा तंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन कारक, प्रतिस्कंदन कारक एंटीक्लोटिंग जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। जब प्रोथ्रोम्बिन हमारे शरीर के अंदर सक्रिय हो जाता है उस स्थिति में रुधिर का जो है थक्का बन जाता है, स्कंदन बन जाता है, उसको रोकने का काम करता है। हमारी जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट सेल्स के अंदर टोटल जो है 2 प्रकार की सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। 2 प्रकार की डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। और इसके अंदर जो है 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, एसिडोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट यानी कि अकणिकाणु जिसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है कणिकाणु, ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल का मतलब कण ही होता है, तो कणिकाणु। इधर है ए ग्रेन्युलोसाइट जिसको अकणिकाणु बोलते हैं। ये 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 प्रकार की सेल्स। यहाँ पे जो बेसोफिल्स सेल्स होती हैं, बेसोफिल्स कोशिकाएं, ये सेल्स क्या करती हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो बेसोफिल्स हैं ये आपके हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का वहन करती है। आपकी जो है हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का वहन करती है। इनको जो, हालांकि हेपेरिन का जो स्त्रावण करती है वो करती है हमारे शरीर की मास्ट कोशिकाएं। हेपेरिन का स्त्रावण, स्त्रावण करती है मास्ट कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं।
मास्ट कोशिकाएं ये हिपेरिन का स्त्रावण करती हैं और हिपेरिन का वहन करती है बेसोफेज सेल्स। और हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन जो है प्रोथ्रोम्बिन के सक्रिय हो जाने पर या फाइब्रोनोजन के सक्रिय हो जाने पर प्रतिस्कंदन कारक का काम करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, प्रतिस्कंदन कारक का काम करता है, यानी रक्त का स्कंदन शरीर के अंदर होने से रोकता है। जब आपका प्रोथ्रोम्बिन या फिर फाइब्रोनोजन एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाते हैं ये वाले प्रोटीन, उस स्थिति में प्रतिस्कंदन कारक का काम करता है। हिपेरिन का स्त्रावण कौन करती है, मास्ट कोशिका। हिपेरिन का वहन कौन करती है, बेसोफेज WBC की एक सेल्स है जिसका नाम है बेसोफेज। बेसोफेज जो सेल्स हैं ये आपके क्या करती हैं, हिपेरिन का वहन करती हैं, हिपेरिन को जो है शरीर के अंदर परिवहन का काम करती है। तो इस प्रकार से प्रतिस्कंदन कारक के रूप में काम करता है हिपेरिन। नेक्स्ट, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं का आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है, कि संख्या में वृद्धि हो जाती है या फिर संख्या घट जाती है। अब देखिए, जैसे हम जो है पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइट वाले पहाड़ हैं, उस स्थिति में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस स्थिति में ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा डाउन होती है, ऑक्सीजन घटती है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करेगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी आरबीसी। ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, ये ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस स्थिति में शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी रहेगी जो जितनी अपने पृथ्वी के धरातल पर है। और ऊंचाई जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से आरबीसी जो सेल्स हैं ये पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में आरबीसी में वृद्धि होती, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस कमी की पूर्ति करने के लिए लाल जो रक्त कणिकाएं हैं इनकी संख्या बढ़ जाती। हाइट पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है हमारे शरीर में, तो आरबीसी जल्दी जल्दी बनती, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, श्वेताणु। श्वेताणु ये इसका मतलब है आपका WBC। WBC की बात हो रही है। WBC जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वह है WBC जिनके अंदर सेम के बीज की आकृति का केंद्रक होता है। WBC के अंदर अगर हम बात करें, आपकी जो एक ग्रेन्युलोसाइट यानी कि अकणिकाणु WBC, जिसको हम अकणिकाणु बोलते हैं, अकणिकाणु, इनके अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है और जो मोनोसाइट सेल्स होती हैं ये आपके जो है बाहर से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती हैं, साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका भक्षण करने का काम करती है मोनोसाइट सेल्स। और ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है इसका केंद्रक तो गोल होता है, और जो मोनोसाइट सेल्स होती हैं इसका केंद्रक आपका घुड़नाल या फिर सेम के बीज के आकार का होता है। घुड़नाल यानी घोड़े की नाल या सेम के बीज के आकार का होता है। सेम मटर को बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है, सेम या मटर। तो सेम के बीज की आकृति का केंद्र, सेम के बीज की आकृति का केंद्रक होता है बेसोफेज, आपका लसीकाणु, इयोसिनोफिल और एक केंद्र काणु जिसको बोला जाता है मोनोसाइट। राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट सेल्स हैं, इसका केंद्रक होता है सेम के बीज के आकार का या फिर घुड़नाल के समान, घोड़े की नाल के समान
होता है। ए ग्रेनुलोसाइट जो सेल्स होती हैं जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होते, कण नहीं होते, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं। दो प्रकार की सेल्स होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट सेल्स का जो केंद्रक होता है वो गोल होता है। मोनोसाइट सेल का जो केंद्रक होता है ये सेम के बीज के आकार का या घुड़नाल के समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं। रक्ताणु, श्वेताणु, पटिकाणु, लसिकाणु। आप देखिए, सूक्ष्म जीवों और बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखने का काम करती हैं वे सेल्स या वे रक्त कोशिकाएं जो आपके सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से हमारी रक्षा करती है या सुरक्षा करती हैं, वो आपकी हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। ये आपके जो बाहरी सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अन्य बाहरी पदार्थों से हमारी रक्षा करती हैं। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का निर्माण करती, एंटीजन को पहचान कर एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। और ये जो है आपकी डब्ल्यूबीसी जिनको जो है हम बोलेंगे श्वेताणु। राइट आंसर हो जाएगा श्वेताणु, यानी सूक्ष्म जीवों से और बाहरी पदार्थों से आपका जो है रक्षा करने वाला पदार्थ या सेल्स श्वेताणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आप देखिए, पहला, श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं। श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं, इसका मतलब श्वेताणु के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता, ये कथन गलत है। इनके अंदर केंद्रक होता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात कर ही रहे थे कि आपकी जो लिम्फोसाइट है उसमें केंद्रक गोल होता है, जबकि मोनोसाइट के अंदर केंद्रक कैसा होता है? आपका सैम के बीज के आकार का या घुड़नाल के समान होता है। तो ये केंद्रक रहित नहीं होते। श्वेताणु मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी केंद्रक रहित नहीं होते। आरबीसी केंद्रक रहित होते हैं लेकिन डब्ल्यूबीसी केंद्रक रहित नहीं होते, तो गलत हो गया। उसके बाद में वृत्त या क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं पलिहा में नष्ट हो जाती हैं। वृत्त या क्षतिग्रस्त जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये आपके पलिहा में नष्ट हो जाती हैं। ये आपका सही है, राइट है। यानी जो आरबीसी हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा को कहा जाता है। पलिहा आपका आरबीसी का कब्रिस्तान है। तो लाल रुधिर कणिकाएं पलिहा में नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, बिंबाणु का उत्पादन यकृत में नहीं होता है। फिर आपका है अकणी श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्त्रावण करती हैं या वहन करती हैं। ये अकणी का बोल रहा है, यानी कि ए ग्रेनुलोसाइट, जबकि आपकी जो कणिकाणु कह सकते हैं जिसको, कणिकाणु ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर जो बेसोफिल सेल्स हैं, बेसोफिल, ये सेल क्या करती हैं? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का वहन करती हैं। हालांकि स्त्रावण नहीं, वहन करती हैं। यहाँ कहा गया है अकणी। अकणी मतलब अकणिकाणु। अकणिकाणु जो डब्ल्यूबीसी हैं ये करती नहीं है, जिसमें आपकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट सेल होती है। तो राइट आंसर हो गया वृत्त और क्षतिग्रस्त जो लाल रक्त कणिकाएं हैं पलिहा में नष्ट होती। स्पेलिन, पलिहा या तिल्ली बोला जाता है। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या की तुलना में, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में आरबीसी की तुलना में, डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में अगर हम जो है डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये जो है लगभग आपकी 4000 से 9000 प्रति mm³ ऑफ ब्लड होती, ऑफ ब्लड। जबकि
इसकी अगर बात करें तो ये जो है 4.5 से 5.5 मिलियन 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 प्रति mm³ ऑफ ब्लड होती। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपकी WBC की संख्या RBC की तुलना में WBC की संख्या RBC की तुलना में क्या होती है, बराबर होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, जब तक बदलती रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, WBC की संख्या RBC की तुलना में कम होती। WBC क्या होती है, कम होती। हमारे रक्त के अंदर अगर हम बात करें तो WBC की संख्या RBC की तुलना में कम होती है। ये WBC की संख्या है, RBC की संख्या है, तो इस प्रकार से यानी कि WBC की संख्या RBC की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। पलिया या स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, रुधिर प्रदान करने के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? अगर जो है हम बात करें, हमारे 4 प्रकार के रुधिर समूह पाए जाते हैं, ए बी, उसके बाद में आपका ए बी, और फिर जो है आपका ओ। इनके अंदर जो एंटीजन की बात करें तो ए में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम ए एंटीजन बोलते हैं, बी में बी एंटीजन होता है, ए और बी में ए बी एंटीजन होता है, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं, एंटीजन उपस्थित नहीं, नील। ये एंटीजन है, इसमें पाए जाने वाले एंटीजन। ए में ए, बी में बी, ए बी में ए और बी, और ओ में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है। उस स्थिति में ओ रक्त समूह हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। और ओ को क्या कहा जाता है, ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी सार्वभौमिक दाता। ओ रक्त समूह को बोला जाता है सार्वभौमिक रक्तदाता। तो उस स्थिति में ए बी नहीं, बी भी नहीं, ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओ समूह, ओ रक्त समूह को हम क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक दाता बोलेंगे। रुधिर प्रदान करने के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। देखो, ए वाला जो है किसको डोनेट करेगा, ए को, और फिर जो है ए बी को। बी वाला किसको डोनेट करेगा, बी को, और जो है ए बी को। ए बी वाला किसको डोनेट करेगा, ए बी को। और ओ वाला किसी को भी डोनेट कर सकता है। ओ वाला ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ स्वयं ओ को दे सकता है। इस प्रकार से इसको बोला जाता है सार्वभौमिक दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन दर का आंकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है गायरोस्कोप, स्पाइरोमीटर, स्टेथोस्कोप, वोल्टमीटर। अब यहाँ जो है श्वसन दर की बात हो रही है, और श्वसन दर को मापा जाता है स्पाइरोमीटर से। श्वसन दर जो है स्पाइरोमीटर से आंकलन किया जाता है। और जो है एक व्यक्ति के अंदर जो 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में उसकी जो श्वसन दर होती है लगभग आपकी 16 टाइम्स, 16 बार। अगर जो एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो स्पाइरोमीटर के अकॉर्डिंग जो है वयस्क मनुष्य के अंदर इस प्रकार 1 मिनट में श्वसन दर आपकी 16 टाइम्स होती, 16 बार। और जो अगर शिशु में बात करें, छोटे बच्चों में, इनमें श्वसन दर ज्यादा होती है, 1 मिनट में 45 बार, 45 टाइम्स इन 1 मिनट। ओके, जो है शिशु के अंदर 45 बार, और वयस्क मनुष्य के अंदर 1 मिनट में 16 टाइम्स यानी 16 बार ये श्वसन दर होती है, सांस लेने की दर होती है, स्पाइरोमीटर से मेजर की जाती। श्वसन दर को हम स्पाइरोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फेफड़ों, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल और जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर जो हम लंग्स की बात करें, फेफड़ों के अंदर जो है ये यहाँ पर सी आकार के उपास्थि सल्ले हैं, और फिर लंग्स के अंदर इस प्रकार से ये लंग्स
ये लंग्स हैं फेफड़े, और इनके अंदर जो है सेल्स का विस्तृत जाल हैं यहाँ ऐसे। लंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो है देखो, इसके नीचे जो है आपका डायफ्राम लगा हुआ है यहाँ यूं, और इन ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली कोशिकाएं, ये ब्लड से भरी हुई, यहाँ पर जो है आपका ब्लड है, और इनको हिंदी में कहा जाता है वायु कूपिकाएं। हिंदी में इसको बोला जाता है वायु कूपिकाएं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। अगर जो हमारे लंग्स के अंदर बात करें, दोनों जो लंग्स है लेफ्ट एंड राइट, इनके अंदर जो है एल्वियोलाई वायु कूपिकाएं हैं जो ब्लड से भरी हुई है। जैसे ही हम जो है श्वसन के रूप में विभिन्न प्रकार के जो वातावरण से गैसें लेते हैं, तो वो जो है गैसें जाती है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के अंदर रक्त है, और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जैसे ही इसके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जो है आपकी हीमोग्लोबिन जो है इससे कैचअप हो जाएगा, इससे संयोग कर लेगा, और हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और वहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का अपघटन होता है। तो हमारे जो है फेफड़ों के अंदर जो है पूरा जाल फैला हुआ वायु कूपिकाओं का, जिनके अंदर जो है वायु भरी जाती है, और जो वहां से जैसे ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया से आपका क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे ही जाएगा, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा, वहां पर ग्लूकोज का अपघटन होगा C6H12O6, और इससे जो है CO2 और जल बनेगा, CO2 और जल। और यहाँ से हीमोग्लोबिन CO2 को ले आता है एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई में जैसे ही CO2 आती है, इसको डायफ्राम हेल्प करता है और जो है इसको बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से हम बात करें फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी फुफ्फुस का जो मेन फंक्शन कौन करती है, एल्वियोलाई करती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, एल्वियोलाई। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी है एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर जो है रक्त होता है, ब्लड होता है, वहां जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होता है, CO2 और जल बनते हैं, वहां से हीमोग्लोबिन CO2 को पकड़ के वापस एल्वियोलाई में ले आता है, और जैसे एल्वियोलाई में आता है, उस स्थिति में डायफ्राम जो है हेल्प करते हैं फुफ्फुस को, और CO2 को हम क्या कर देते हैं, बाहर, CO2 हो जाती है बाहर, और ऑक्सीजन आ जाती है अंदर। तो राइट आंसर हो गया एल्वियोलाई। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, एल्वियोलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, श्वसन आयतन के रूप में फेफड़ों की कुल क्षमता है। श्वसन आयतन के रूप में फेफड़ों की कुल क्षमता है। फेफड़ों की जो टोटल क्षमता होती है वो आपकी लगभग 6000 ml होती है, ठीक है। अगर जो है टोटल आयतन की बात करें तो फेफड़ों का जो है जैसे टाइडल वॉल्यूम है, या फिर जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, या एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, या आपका जो है वाइटल वॉल्यूम है, या जितनी भी अंदर लेने की कैपेसिटी, हवा को बाहर फेंकने की कैपेसिटी, टोटल अगर हम जो है एयर को जोड़ें, उस स्थिति में आपकी जो है टोटल फेफड़ों के अंदर कुल क्षमता आती है, कैपेसिटी आती है लंग्स की, वो आती है कुल मिला के 6000 ml के आसपास, 6000 ml आती है। तो इस स्थिति में ऑप्शन देखते हैं, 500 ml, आपका जो है 46,000 ml, यहाँ पे जो है 5800 ml, और यहाँ पे 8400 ml। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5800 ml, क्योंकि जो है 6000 के आसपास है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5800 ml।
श्वसन आयतन के रूप में फेफड़ों की कुल क्षमता लगभग 5800 ml होती है, 5800 ml। नेक्स्ट देखिए, श्वसन से संबंधित एक रोग की बात हो रही है। एस्परजिलस नामक कवक के संक्रमण से ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है। ये किस रोग के लक्षण हैं? देखिए, एक कवक है जिसका नाम है एस्परजिलस और उसके संक्रमण से ब्रोंकाई के अंदर सूजन आ जाती। ब्रोंकाई यानी जो है श्वसनिका है, यहाँ पे ये श्वसन नली और उसके बाद में ये ब्रोंकाई में फैल जाती है और इसके अंदर जो है सूजन आ जाती, ब्रोंकाई के अंदर सूजन आ जाती एस्परजिलस नामक कवक के कारण। और उससे क्या होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, जिसको हम बोलते हैं अस्थमा या दम्मा। इंग्लिश में बोला जाता है अस्थमा, हिंदी में बोलते हैं दम्मा, अस्थमा या दम्मा। एम्फाइसीमा रोग, सिलिकोसिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी जो है श्वसन से संबंधित रोग हैं। एम्फाइसीमा भी जो है लंग्स से रिलेटेड रोग हैं। सिलिकोसिस जो है ये सिलिका की वजह से, जहाँ सैलरी की मात्रा ज्यादा होती है, सैलरी की वजह से होता है। और जो कोल की खानों में काम करते, कोयले की खदानों में काम करते, उन्हें हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो कोयले की खदानों में काम करते हैं, जहां नाइट्रेट की मात्रा में अधिकता होती है, जहां नाइट्रेट की अधिकता होती है, नाइट्रेट ज्यादा होता है, उनको जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, नाइट्रेट की अधिकता से। लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दमा या अस्थमा। एस्परजिलस नामक कवक के संक्रमण से ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। ये बीमारी है अस्थमा या दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग पारे की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से, CO2 की अधिकता से या नाइट्रेट की अधिकता से? ये होता है नाइट्रेट की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होने वाली बीमारी है, जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। हमारे जो लंग्स हैं, ये लंग्स, फेफड़े नीले पड़ जाते हैं। फेफड़ों के अंदर जो व्यक्ति कोयले की खदानों में काम करते हैं, उनकी लंग्स खराब हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। का शरीर भी नीला पड़ जाता है, ब्लू पड़ जाता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, कोयले की खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, जो कोयले की खानों में काम करते हैं, कोयले की खानों के श्रमिकों में पाई जाने वाली मूलतः श्वसन संबंधित बीमारी, जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की अधिकता से। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका में ग्लूकोज के अपघटन का सही रेखा चित्र दर्शाया गया है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाएं, देखिए, अगर जो है ग्लूकोज का अपघटन 3 तरीके से होता है। ग्लूकोज के अगर अपघटन की बात करें तो ग्लूकोज का अपघटन 3 तरीके से होता है। ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में फिर स्थिति पर डिपेंड करता है। पाइरुवेट जो अणु बनता है, उसके बाद में जो स्थिति पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो सकती है, उस स्थिति में बनेगा एथेनॉल। ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति है, उस स्थिति में आपका बनेगा एथेनॉल, मेनली जो है बनेगा एथेनॉल। अगर जो ऑक्सीजन का अभाव है, यानी जहां ऑक्सीजन की कमी है, उस स्थिति में देखो, ये आपका जो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का अभाव, अनुपस्थिति है। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव है, ये पेशी कोशिका के अंदर जो है प्रक्रिया संपन्न होगी। इस स्थिति में बनेगा लैक्टिक आम्ल। और ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति है, उस स्थिति में आपका बनेगा CO2 और जल। अब देखिए कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज के अपघटन का सही रेखा चित्र दर्शाया गया है।
ग्लूकोज से क्या पाइरुवेट बनेगा, इससे एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा। ये कब होगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा, ग्लूकोज, पाइरुवेट, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी जो है क्या बनेगा, ग्लूकोज से पाइरुवेट, इससे लैक्टिक अम्ल और एनर्जी। यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट और उससे जो है लैक्टिक अम्ल और उससे एनर्जी साथ में रिलीज होगी। तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल से CO2 और जल बनेंगे, ये नहीं होगा। फोर्थ है आपका ग्लूकोज से पाइरुवेट अणु बनेगा, पाइरुविक अम्ल बनेगा, और पाइरुवेट से CO2 और जल बनेंगे। ये कब बनेंगे, ये तब बनेंगे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से जो प्रक्रिया संपन्न होगी, उस स्थिति में क्या बनेगा, तो एथेनॉल और CO2 बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होने वाली प्रक्रिया में क्या बनेगा, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट से CO2 और जल बनेगा। ये तीनों कंडीशन हमें ध्यान होनी चाहिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और जल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और जल। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन का अभाव, ये पेशी कोशिका में संपन्न होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तीनों कंडीशन आपको याद हो जानी चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? ऑप्शन देखिए, 24 बार, 16 बार, 36 बार, 72 बार। अभी बात हम कर रहे थे, स्पाइरोमीटर से श्वसन दर मेजर करते हैं। 1 मिनट की बात हो रही, 1 मिनट में औसतन एक वयस्क मनुष्य, सामान्य व्यक्ति का पूछा गया है। अगर जो है शिशु का पूछा जाए तो हमें जो है आंसर देना है 1 मिनट में 45 बार, 1 मिनट में 45 टाइम्स। शिशु का पूछा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति या एक वयस्क मनुष्य कितनी बार, 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की बात करें, यानी सांस को छोड़ना और सांस को अंदर लेना, इंग्लिश में कहलाता है ब्रेथिंग। हिंदी में बोलते हैं श्वासोश्वास। श्वासोश्वास, ब्रेथिंग बोला जाता है। ब्रेथिंग, ब्रेथिंग, ब्रेथिंग दो प्रकार से, एक अंदर हवा लेना जिसको हम अंतःश्वसन बोलते हैं, और एक हवा को बाहर छोड़ना जिसे हम बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन, एक्सपायरेशन या इंस्पिरेशन। अंदर हवा लेना, हवा को बाहर छोड़ना। अगर हवा अंदर ले रहे हैं, अंदर क्या लेंगे, जो वायुमंडल में कंपोजिशन है, वायुमंडल में जो संगठन है वही अंदर लेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, 78%, तो 78% नाइट्रोजन अंदर लेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी, 21%, 21% ऑक्सीजन अंदर लेंगे। वायुमंडल में CO2 कितनी, 0.03%, तो 0.03% CO2 हम अंदर लेते हैं। अंदर वही हवा लेंगे जो वायुमंडल के अंदर कंपोजिशन होगा। अब हवा को बाहर छोड़ना, निःश्वसन। हवा को अंदर लेना, अंतःश्वसन। जो वायुमंडल के अंदर हवा है, जैसे नाइट्रोजन 78% है तो 78% अंदर, ऑक्सीजन 21% है तो 21% अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपके 0.03% है तो 0.03% अंदर। अंदर हवा लेंगे तो ऑक्सीजन उपयोग हो जाएगी ग्लूकोज को तोड़ने में। जब ग्लूकोज का अपघटन होगा क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के अपघटन से क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगी। CO2 बनेगी। नाइट्रोजन का हमारे सीधा कोई यूज नहीं है। नाइट्रोजन 78% बाहर, अंदर 78% आई, 78% अंदर बाहर। नाइट्रोजन सीधी हम यूज नहीं कर सकते, ना ही पेड़ पौधे करते, ना जीव जंतु। नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधा उपयोग में नहीं लिया जा सकता, इसे नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में हम यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट जो है 78% बाहर, ऑक्सीजन वापस लगभग 17% बाहर, और जो है अगर हम
CO2 की बात करें, लगभग 4% CO2 बाहर रिलीज करते हैं। ये कंपोजिशन वापस सेट हो गया 100% के आसपास। इस स्थिति में हमारी छोड़ी हुई सांस के अंदर हवा में CO2 की मात्रा लगभग होती है 4%। 4% हवा हम जो है कितनी बाहर छोड़ते हैं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 17%, नाइट्रोजन 78%। लेते कितनी? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बाहर ज्यादा छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा CO2 देता है। यह क्रिया होती है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन होता है। ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है। पाइरुवेट में, पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट के अंदर टूटता है और फिर जो है ये प्रक्रिया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बनता है? CO2 और जल, H2O, साथ में क्या? एनर्जी, ऊर्जा। ग्लूकोज का जो है अपघटन होता है और ग्लूकोज के अपघटन से C6H12 और O6, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है अपघटन होता है, CO2 और जल बन। इसको हम ऑक्सीश्वसन भी बोलते हैं। इसको ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया हो रही है, इसलिए इसको ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है। ये प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक। ये कोशिका संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होने वाली ये प्रक्रिया है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनना, जल बनना और ऊर्जा बनना, ये प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन आगे आ गया, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, जिसको ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन बोलते हैं। और वायवीय श्वसन से ग्लूकोज के विघटन से कौन सा रेखा चित्र जो सही दर्शाया गया है? ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरुविक अम्ल बनता है और उससे क्या बनता है? CO2 और जल बनते हैं। ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल और उससे CO2 और जल। कौन सा श्वसन? वायवीय या ऑक्सी श्वसन? ऑक्सी या वायवीय श्वसन? वायवीय श्वसन, ऑक्सी या वायवीय श्वसन। ये प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों कंडीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का अपघटन होता है तो आपका कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इस स्थिति में क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। दूसरी बात, जब ऑक्सीजन के अभाव में ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो पेशी कोशिका में संपन्न होती है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल। और तीसरी कंडीशन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन या ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होती है, ग्लूकोज का अपघटन होता है तो क्या बनता है? CO2 और जल। यहाँ देखो, पहला है ग्लूकोज, पाइरुविक अम्ल, एथेनॉल और जो है CO2। ये अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। उसके बाद में देखो, ग्लूकोज, उससे लैक्टिक अम्ल, CO2 और जल, CO2 और जल। उसके बाद में ग्लूकोज, उससे लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और CO2। ये दोनों ही गलत हैं, यानी कि जो है एक कंडीशन आपको दे रखी है अवायवीय श्वसन की और एक कंडीशन दे रखी है वायवीय श्वसन की। तो वायवीय श्वसन के अंदर क्या बनेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल और इससे CO2 और जल बनेंगी वायवीय श्वसन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस विकल्प के रुधिर समूह को बी माइनस रक्त दान किया जा सकता है? पहली कंडीशन देखिए, बी रक्त हम किसको किसको दे सकते हैं? बी या तो बी को दे सकते हैं या हम ए बी को दे सकते हैं। पहली बात, बी रुधिर जो है किसको दान किया जा सकता है। फिर हम बी माइनस की बात करेंगे, पहले हम बी की बात करें तो बी में एंटीजन बी पाया जाता है, इसका ए में एंटीजन ए होता है तो ए को दे नहीं सकते। बी में एंटीजन बी होता है तो बी को दे सकते हैं। ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम ए बी को दे सकते हैं। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ओ को बी नहीं दे सकते, तो बी दो जनों को दे सकते हैं, या तो इसका रक्त समूह आपका बी है या ए बी। अब बात आती है प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस में हमें ध्यान रखना है कि माइनस का पूछा गया है और माइनस वाला सभी को ही दिया जाता है, प्लस वाला माइनस को नहीं दिया जाता है। लेकिन माइनस का इसका मतलब RH फैक्टर है ही नहीं, माइनस का मतलब RH फैक्टर अनुपस्थित है, RH कारक उपस्थित है ही नहीं। जब RH कारक है ही नहीं, इस प्रकार का एंटीजन है ही नहीं, इसका मतलब कोई एक ग्लूटेशन नहीं होना है, कोई विरोध नहीं होना। जब एक ग्लूटेशन नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना है, उस स्थिति में हम माइनस दे सकते हैं, माइनस सभी को ही दे सकते हैं, लेकिन प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकते। अब देखिए बी के अंदर दोनों होंगे, बी प्लस और बी माइनस। ए बी के अंदर भी दोनों ही होंगे, ए बी प्लस और ए बी माइनस। अब राइट आंसर ढूंढ लीजिए। बी माइनस हम किसको दे सकते हैं? एक तो बी प्लस को, बी माइनस को, ए बी प्लस और ए बी माइनस दोनों को, क्योंकि माइनस है, माइनस सभी को दे सकते। प्लस वाला कभी भी माइनस को किसी भी सूरत में नहीं देंगे। ऑप्शन देख लीजिए आपका बी प्लस ओ माइनस बी माइनस ए प्लस, ए को दे ही नहीं सकते, बी को दे सॉरी ओ को दे ही नहीं सकते, तो दोनों को ही काट देते हैं, तो ये आपका हो गया गलत। ओ को हम बी दे ही नहीं सकते, सीधा कट जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में इसमें ए पढ़ा है, ए को हम दे नहीं सकते, बी वाला ब्लड। उसके बाद में देखो बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस ए बी माइनस, राइट आंसर क्या हो गया? बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस और जो है ए बी माइनस। पहले हमें जो मोटे तौर पे ध्यान रखना है, बी किसको दे सकते हैं? बी या तो बी को दे सकते हैं या ए बी को दे सकते हैं, सीधी बात है। उसके बाद में बी माइनस है, इसलिए प्लस माइनस दोनों को दे सकते हैं। बी में बी माइनस है, इसलिए ए बी प्लस और ए बी माइनस दोनों को दे सकते हैं। अगर प्लस होता केवल प्लस को दे सकते, प्लस वाला कभी भी माइनस को नहीं देंगे, ये ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता स्पेस है, पिता उसका गर्भस्थ शिशु है। आप देखिए इसे जो ये जो प्रॉब्लम है, इन्हें बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। ये जो प्रॉब्लम है इसे बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक स्थिति ये आती है कि अगर जो है माता का रक्त समूह नेगेटिव है, माँ का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, और जो पिता का रक्त समूह है वो RH पॉजिटिव। उस स्थिति में जो प्रथम संतान होगी, प्रथम संतान इसका ब्लड क्या हो जाएगा? इसका ब्लड जो RH पॉजिटिव हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना। इसको जो है गर्भ रक्ताणु कोरकता या इंग्लिश में कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता या फिर एरिथ्रोब्लास्टोफेटेलिसिस। अब देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस क्या है? यदि माता का रक्त समूह RH नेगेटिव है, यानी RH फैक्टर है नहीं, और पिता का रक्त समूह RH पॉजिटिव है, यानी कि RH फैक्टर उपस्थित है, उस स्थिति में प्रथम संतान का जो रक्त है वो होगा RH पॉजिटिव। प्रथम संतान सामान्य होती है, लेकिन द्वितीय संतान पर इसका असर पड़ता है। द्वितीय संतान जो है या तो हेपेटाइटिस से ग्रसित होगी, जिसको हम पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं,
या आपकी हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगी। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रथम संतान के 24 घंटों के भीतर 24 आवर्स 24 घंटों के भीतर एक टीका लगता है जिसको बोलते हैं प्रति आईजीजी एंटी आईजीजी का टीका लगता है 24 आवर्स। जब प्रथम संतान हो जाती है, पहली डिलीवरी हो जाती है, उसके 24 आवर्स के अंदर एक टीका लगता है जिसको बोला जाता है एंटी आईजीजी या प्रति आईजीजी का टीका लगता है ताकि द्वितीय संतान पर कोई असर नहीं पड़े। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति, क्वेश्चन के अंदर देखिए, माता के अंदर जो है रक्त समूह कौन सा है और गर्भस्थ शिशु में रक्त समूह कौन सा है। इसकी अगर जो है राइट आंसर की पुष्टि करें, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव, माँ का RH नेगेटिव और गर्भस्थ शिशु का RH पॉजिटिव प्लस। अब देखो नेगेटिव है, इसका मतलब आपका हीन हो जाएगा, RH हीन, RH हीन, और पॉजिटिव है इसका मतलब RH फैक्टर उपस्थित है। जिसमें RH फैक्टर उपस्थित नहीं होता है RH नेगेटिव, जिसमें RH फैक्टर उपस्थित होता है उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि सहित, RH हीन और RH सहित। राइट आंसर क्या हो गया, RH हीन, यानी कि जो है माँ का ब्लड ग्रुप RH फैक्टर है ही नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं RH नेगेटिव। गर्भस्थ शिशु का जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव, यानी कि उसमें RH फैक्टर है, तो RH सहित, सहित मतलब है, RH हीन, हीन का मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो अलग अलग समूहों के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होगी। इसको बोला जाता है, जैसे दो अलग अलग समूह हैं, मान लीजिए जो है एक का रक्त समूह RA है और दूसरे का B है, इनको आपस में मिला दिया जाए, उस स्थिति में एक प्रॉब्लम होगी, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन। और अब देखिए, हेलो हेलो, यदि दो अलग अलग समूहों के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सी समस्या हो जाएगी। जैसे आपका किसी का रक्त समूह A है और किसी का B है, इनको आपस में मिला देंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसको कहा जाता है एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन कहा जाता है अगर अलग अलग समूहों को हम मिला दें और उससे आपस में कोई समस्या हो जाए तो कहलाता है एग्लूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रक्त समूह के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर, रक्त समूह के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने जो है रक्त के वर्गीकरण किया गया जिसमें आपका ए बी जो है ये रक्त के प्रकार बताए गए और O, तो रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर। इस प्रकार से ये सेक्शन पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत। पुनः अगले सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।